हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों BA थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्राओं के लिए जिनका थर्ड यानी कि हिंदी सब्जेक्ट है। और हिंदी सब्जेक्ट में कुछ नए मॉडल पेपर जो आपके लिए मैं बार बार सॉल्व कराता रहता हूं, बट अब आपका नया सेशन चालू हो रहा है और नए सत्र चालू हो रहे हैं, तो अच्छे तरीके से हम तैयारी भी करेंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये होने वाली है आज की वीडियो में कि नए नए प्रश्नों के साथ और नए नए मॉडल पेपर के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो आज के इस क्लास में कुछ नया सीखेंगे, और जो चैनल में हमारे नए हैं दोस्त वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और जी हाँ दोस्तों, अगर नए नए आपको कॉन्स्टेंट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया कि BA यानी थर्ड सेमेस्टर हिंदी प्रश्न पत्र आपका होगा हिंदी गद्य का और हिंदी गद्य NEP मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। इसमें आएगा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं खंड A से, और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आप इसमें 50 शब्दों में दे सकते हैं। अब जैसे आपका पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया इसमें कि निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे भी समझेंगे। यानी कि बात करें तो निबंध का जो निबंध के जन्मदाता है उन्हें हम किसे मानते हैं। तो आप लोग जानते हो कि निबंध के बारे में जानते हैं। निबंध का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ पे हम व्याख्या करें या किसी चीज़ पे हम किसी वीक पॉइंट पे हम उसको और उभारने का प्रयास करें, तो वही हमारा निबंध होता है। निबंध का मतलब होता है कि शुद्ध भारत नहीं कि निबंध का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध भारतीय, यानी जिसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा में हम यस्से का जो मूल पॉइंट होता है दोस्तों क्या होता है उसमें कि जब लेख में रचनाकार अध्ययन के आधार पर अपने विषय संबंधी को मत व्यवस्थापित करता है तो उसी को हम निबंध कहते हैं। निबंध का मतलब होता है कि निबंध ना तीती सब निबंध होता है। इसमें जो होता है वो उसको हम शुद्ध करके लिखते हैं, निबंध को हम पूर्ण रूप से विस्तार करके लिखते हैं। तो यही आता है निबंध। अब निबंध के जो जन्मदाता माने गए हैं वो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो हैं रोम के प्रसिद्ध लेखक। जो रोम के प्रसिद्ध लेखक हैं उनका नाम है सिसरो और सेनेका, यानी कि सिसेरो एंड सेनेका। ये दोनों निबंध के जन्मदाता माने गए हैं और इन्हीं के द्वारा निबंध के जन्मदाता भी माने जाते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि संस्मरण किसे कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि संस्मरण का मतलब क्या होता है। संस्मरण लेखक, आप कई बार में प्रश्न में हुआ था कि संस्मरण लेखक के नाम लिखिए, संस्मरण किसे कहते हैं। तो संस्मरण दोस्तों कहते हैं जो किसी स्मृति के आधार पर या किसी विषय या व्यक्ति के द्वारा लिखे गए लेख को हम संस्मरण कहते हैं। यानी कि किसी स्मृति का हमारा कोई छायाचित्र है और उसी के आधार पर हम एक लेख लिख डालें या उसकी जीवनी का हम मान लीजिए कि किसी भी जीवनी को हम लिखते चले तो इसी को संस्मरण कहते हैं। यानी कि जिसमें हमारे अंदर संस्मरण हो। कहा गया इसमें लिखेंगे आप लोग कि स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को संस्मरण कहते हैं। यानी कि यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्य निबंध की प्रवृत्ति भी मानी जा सकती है। ऐसे कार्यों को हम स्मारक निबंध कहा जा सकता है। मोटे तौर पर संस्मरणों को स्वविशेषता के तहत लिया जा सकता है, लेकिन संस्मरण और आत्मचरित्र के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर है। वो कौन सी है? जो आत्मकथा के लेखक के मुख्य उद्देश्य अपनी जीवन का वर्णन करना है और इसमें कहानी का मुख्य पात्र लेखक स्वयं होता है और लेखक का दृष्टिकोण क्या होता है? भिन्न होता है। थर्ड नंबर आता है रेखा चित्र का प्रवर्तक। यानी कि रेखा चित्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। अब इसमें लिखेंगे रेखा चित्र के प्रवर्तक के नाम कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार। जो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार हैं उनका नाम पदम सिंह जी हैं।
पदम सिंह शर्मा को रेखा चित्र का प्रवर्तक माना जाता है। पदम सिंह शर्मा जी को रेखा चित्र का प्रवर्तक माना जाता है। और इनके द्वारा रचित पद्म पराग, आप लोग नाम सुने होंगे पद्म पराग। पद्म पराग किसकी रचना है दोस्तों? पदम सिंह शर्मा की। और ये हिंदी रेखा चित्र का जन्म माना जाता है। इसी रेखा चित्र को हम यानी कि रेखा चित्र को जन्म माना जाता है किसमें? रेखा चित्र का। तो रेखा चित्र के प्रवर्तक का नाम क्या है दोस्तों? पदम सिंह शर्मा। और इनकी जो कहानी है यानी कि जो इनकी रेखा चित्र कहानी है वो पद्म पराग है। उसके बाद पे आता है 4 नंबर, व्यंग्य के प्रमुख तत्व के नाम लिखिए। अब इसमें जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी आप उनका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद फिर आता है इसमें कि व्यंग्य के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर आता है विसंगति। क्या आता है? विसंगति। सेकंड नंबर आता है दोस्तों आलोचना। क्या आती है? आलोचना। थर्ड नंबर आता है बौद्धिकता। थर्ड नंबर पे बौद्धिकता। तो ये 3 इनकी क्या हैं? ये 3 व्यंग्य के प्रमुख तत्व हैं। फिर आता है 4th नंबर क्वेश्चन। क्या आता है? 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें। 5 नंबर क्वेश्चन कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसमें लिखेंगे झांसी की रानी के उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर वृंदावनलाल वर्मा जी हैं। कौन है? वृंदावनलाल वर्मा जी। ये झांसी की रानी यानी जो उपन्यास है उनके लेखक हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उसका फिर आता है 6 नंबर कि रोज़ कहानी, जो रोज़ कहानी है उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि रोज़ कहानी जो है उसके उद्देश्य क्या हैं उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो जैसे भी प्रश्न आपके लिए पूछा है दोस्तों वो आपके लिए है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से आपको पढ़ना भी है। अब आता है रोज़ कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें बताया गया है कि मध्यम वर्गीय परिवार की घर गृहस्थी में तल्लीन नारी की एकरसता, उदासीनता, घुटन टूटन से एक यथार्थ एहसास को पकड़ना और उसी के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि पाठकों को उसमें डुबा देती है। तो ये आता है आपका रोज़ कहानी का उद्देश्य। फिर आता है 7th नंबर क्वेश्चन कि फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं वो किस प्रकार के कहानीकार के रूप में प्रचलित थे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक कहानीकार के रूप में और असीम प्रसिद्ध मिली है। यानी कि जो है वो जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं वो आंचलिक कहानीकार के रूप में है और वे एक सजग कलाकार एवं कथासार भी हैं। वो क्या है? एक सजग कहानीकार यानी कि कलाकार और कथाकार भी हैं। तो ये कौन से फणीश्वर नाथ जी को क्या बताया? आंचलिक कहानीकार के रूप में इनको जो उपाधि प्राप्ति है की गई है वो इन्हें आंचलिक कहानी के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर, ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं? ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे पहले ज्ञान रंजन के बारे में आप पढ़ेंगे। ज्ञान रंजन जी जो हैं वो सठोत्री कहानी के जो प्रसिद्ध कथाकार हैं। सबसे पहले आएंगे जो ज्ञान रंजन जी है वो सठोत्री कहानी के प्रसिद्ध कथाकार हैं यानी कहानीकार हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह जो फैंस इधर उधर 1964 में, फिर यात्रा हुई थी 1971 में ईस्वी में। तो इसी तरीके से उनका धीरे धीरे बढ़ती गई थी। और फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के एक अत्यंत पिछड़े हुए गांव यानी औराही हिंगना के एक मध्यवित्त किसान परिवार में हुआ था। तो ये था आपका ज्ञान रंजन जी के बारे में। फिर आता है 9th नंबर क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख नारी पात्र कौन हैं? जो नारी पात्र हैं वो कौन है ध्रुव स्वामिनी के? तो सबसे पहले ध्रुव स्वामिनी के बारे में जानेंगे। ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की एक कीर्ति है और जो
ध्रुव स्वामिनी के बारे में बताया है, वो जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने उसमें इनमें उन्होंने लिखा है, नाटक में लिखा है, और नाटक में उन्होंने बताया है ध्रुव स्वामिनी के नाटककार में, यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी के नाटक जो नारी पात्र का जो चरित्रण हुआ है वो किसके द्वारा गया है, ध्रुव स्वामिनी। जो ध्रुव स्वामिनी है उन्हीं के प्रति ये नाटक क्रिएट किया गया है, यानी कि उन्हीं के प्रति ये बनाया गया है। फिर आता है 10th नंबर को कि राम कुमार वर्मा, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। अब सबसे पहले आप जानेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जो एकांकी संग्रह है वो कौन से हैं, निम्नलिखित हैं। इसमें आएगा फर्स्ट नंबर में सप्त किरण, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के कहानी एकांकी संग्रह हैं। इसमें आता है सप्त संग्रह। पृथ्वीराज की आँखें सेकेंड नंबर है, पृथ्वीराज की आँखें। थर्ड नंबर आता है रेशमी टाई। फोर्थ नंबर आता है दोस्तों, चार ऐतिहासिक एकांकी। और फिर आता है नेक्स्ट आपका 5 नंबर रूप रंग, और 5 नंबर है कौमुदी महोत्सव। तो इससे पहले आप लोग पढ़ेंगे 4 ऐतिहासिक एकांकी, पृथ्वीराज की आँखें। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट की एकांकी संग्रह है और बहुत ही लाजवाब है। कभी आपको अगर आपको टाइम मिले तो आप लोग नेट पे सर्च करके इनके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जो एकांकी संग्रह है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको जो इस सब्जेक्ट में पढ़ना है वो दीपदान पढ़ना है। दीपदान आप लोग इससे पहले 7th की क्लास में पढ़े हुए थे, यानी कि अगर आप अनिवार्य यानी कि मंजरी की किताब पढ़ते थे होंगे 7th या 8th में, तो उसमें आपको ये दीपदान की किताबें शायद 7th में मिल जाएंगी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इनका राम कुमार वर्मा जी की कहानी और अच्छी थी। तो ये था खंड आ के सारे प्रश्न। अब आता है खंड बा में। खंड बा में केवल आपको 4 प्रश्न करने होते हैं दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 150 शब्दों में देना होता है। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को भी ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि हम आपके साथ इतना कुछ करते हैं तो आपका ज़रूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहता हूं और अच्छे से पढ़ाने का भी संकेत करता रहता हूं कि आप लोग को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे करना है, आपको बैक टू बैक क्लासों में बताते रहते हैं। उसका बाद आता है 2nd नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बताया गया है कि प्रणय यानी कि प्रेम जब समझती हैं, क्योंकि प्रणय प्रेम जब समझती हैं समझती हैं संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। इसमें आप लोग को पता है संदर्भ और प्रसंग आपका, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रणय यानी कि प्रेम जब आपको समझती हैं, तो ये सबसे पहले किसका दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है। कहाँ से लिया है, ध्रुव स्वामिनी से। अब आपका आता है संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे आप लोग कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सुप्रसिद्ध कवि, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार तथा नाटककार जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध नाट्यकृत है और ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय अंक से ये निर्धारित की गई है। तो ये प्रसंग संदर्भ हो गया। प्रसंग में लिखेंगे आप लोग कि इसमें भावुकता की प्रतिमूर्ति एवं सकराज की प्रेमिका यानी कोमा द्वारा प्रेम की विविधता का सजीव एवं मार्मिक निरूपण प्रस्तुत हुआ है। अब व्याख्या करेंगे, इसमें आप लोग व्याख्या में लिखेंगे कि प्रेम के विषय में चिंता करती हुई कोमा कहती है, यानी कि जो कोमा है वो प्रेम के विषय में जो चिंता करती हैं, कोमा जी कहती हैं कि जिस प्रकार सामने से आता हुआ तीव्र प्रकाश हमारी आँखों को आलोकित कर देता है, उससे सामने की वस्तुएं और स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती हैं। और उसी प्रकार प्रेम के प्रकाश के तीव्रतर किरणें जब हमारे नेत्रों में पड़ती हैं तो हमें प्रेम के अतिरिक्त भी और कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। प्रेम ही सर्वस्व बनकर हृदय पर अपना एकाधिकार कर लेता है। प्रेम एक ही ओर देखना जानता है और प्रेम में मनुष्य अंधा हो जाता है, यानी उसका विवेक समाप्त हो जाता है प्रेम में। प्रेम के बिना मानव का जीवन व्यर्थ है। कोमा प्रेम के विषय में आगे कहती हैं कि मेरे इस प्रेम में विकार जो प्रकाश को किरण के दर्शन नहीं हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे संभवतः प्रेम अपूर्ण रह गया हो।
यह मेरी भूल हो सकती है। इस प्रकार का प्रेम करना समाज की दृष्टि में पागलपन है। प्रेम एक ऐसी अनोखी वस्तु है कि प्रकाश वर्ष में ऋतुएं आती हैं, उसी प्रकार जीवन में प्रेम का अवसर क्या होता है, आता रहता है। प्रेम में सुख दुख, सफलता असफलता दोनों का ही सामना करना पड़ता है। प्रेम में असफल होना अथवा प्रेम के मार्ग में संभल कर कदम रखना, दोनों ही बातें समान है, क्योंकि चतुर पुरुष दोनों प्रकार से प्रेम करने वाले को मूर्ख की संज्ञा देते हैं। अर्थात विद्वानों की दृष्टि में जो प्रेम में सफल हो जाते हैं वे भी मूर्ख हैं, और जो असफल होते हैं वे भी मूर्ख हैं। अंत में कोमा अपने से प्रश्न करती हैं कि तुम प्रेम करना और ना करना कौन सी बात को अच्छा समझता है। इसमें आता है फर्स्ट नंबर, इसका जो वो है विशेष, उसमें लिखेंगे कि कोमा के हृदय की कोमलता का निरूपण हुआ है। सेकेंड नंबर कि कोमा के हृदय के अंतर्द्वंद वर्णित है। थर्ड नंबर, प्रेम की विचित्रता और स्वाभाविकता का चित्रण हुआ है। फोर्थ, संस्कृतिनिष्ठ यानी कि संस्कृतिनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। 5 नंबर में आता है कि काव्यात्मक शैली का प्रयोग है। इसका जो निचोड़ है वो आपको यहाँ बताने की, इसका जो उपसंहार है होता है वो है, यानी कि इसका जो विशेष प्रसंग होता है उसके बारे में। थर्ड नंबर आता है कि मिल की नौकरी ... संभावनाएं ना रहते हैं। इस संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब इसमें आपका आता है नेक्स्ट कि मिल की नौकरी ... संभावना न रहती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये कहाँ से लेगा दोस्तों, पर्दा से। अब संदर्भ में लिखेंगे, इसमें आप लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में कि व्याख्याएं पंक्तियाँ मार्क्सवादी कहानीकार यशपाल जी, पर्दा की क्या है, यशपाल जी हैं, यानी यशपाल द्वारा लिखित पर्दा नामक कहानी से ली गई है। प्रसंग है आपका कि व्यवसाय में इतर मिल की नौकरी में पैसा समय पर ही मिलता है, इससे घर की ज़रूरतें पूर्ण हो पाती, और इसी का चित्रण लेखक ने किया है। अब व्याख्या में लिखेंगे आप लोग कि मिल की नौकरी का नियम बहुत ही पक्का होता है। महीने में एक बार पारिश्रमिक मिल जाती है, इसके बाद मालिक किसी भी स्थिति में अतिरिक्त पैसा देने को तैयार नहीं होता है। यदि चौधरी जी को घर के खर्चों के निमित्त अतिरिक्त पैसों की ज़रूरत होती तो उन्हें कुछ सामान गिरवी ही रखना पड़ता। जो सामान एक बार चला जाता वह पुनः वापस नहीं आता था, और इस प्रकार की स्थिति थी गरीबी के कारण। अब इसमें आता है, इसका जो विशेष है उसमें आता है कि इसमें परिवार के प्रति चौधरी की विविधता का चित्रण किया गया है। सेकेंड नंबर है कि घर की दशा अत्यंत दयनीय है और उसी का वर्णन किया गया है, यानी कि तो जो मिल की नौकरी है इसके बारे में बताया है। तो लेखक ने अपनी जो राय प्रकट की है इस कहानी के माध्यम से, बहुत ही मर्म है और बहुत ही एकदम शुद्ध है। अब आपका आता है फोर्थ नंबर कि मेरा विश्वास है कि 20 कन्याएँ भी हैं ... संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब आता है इसमें सबका फोर्थ नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे संदर्भ में आता है, सबसे पहले जानेंगे ये जो मेरा विश्वास है कि ... 20 कन्याएँ भी हैं, इसके जो मूल पात्र हैं वो कहाँ से लिया गया है, उत्तरा फाल्गुनी से। संदर्भ में लिखेंगे कि संदर्भित पंक्तियाँ प्रसिद्ध ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित उत्तरा फाल्गुनी के आसपास नामक निबंध से ली गई है। प्रसंग आता है दोस्तों इसमें कि लेखक नूतनता या नवीनता को आत्मसात करने की बात कह रहे हैं। व्याख्या में लिखेंगे आप लोग कि लेखक स्वयं विचार करते हुए कहता है कि जो एक समय ऐसा भी आएगा जब हम सभी लोग एक दूसरे का सान्निध्य प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। आज जो लघु रूप को प्राप्त छात्र एवं छात्राएं हैं, एक समय ऐसा आएगा जब सभी मिल औद्योगिक कल कारखाने एक साथ कार्य को संपादित करेंगे। ऐसे भी यानी किसी भी कार्य को संपादित करने में पूर्ण तादात्म्यता दिखाएंगे, नहीं तो उनका सर्वनाश भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ मन को विचलित करने वाली 20 कन्याएँ भी होंगी। तो ये आता है, यानी कि जो बताया गया है कि मेरा विश्वास है कि ... 20 कन्याएँ। तो क्यों 20 कन्याएँ हैं ये हमने आपको यहाँ बताया। फर्स्ट नंबर है
कि इसमें निबंधकार युवा पीढ़ी को अपने कर्तव्य मार्ग पर सहजता एवं सरलता के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। सेकंड नंबर है कि यदि युवा पीढ़ी सामाजिक की समरसता के साथ साथ आगे की ओर बढ़ती है तो वह कोई भी सरलता के साथ कर सकती है। तो ये आता है आपका मेरा विश्वास है कि ... कन्याएँ भी हैं। इसका भी संदर्भ सहित तो फर्स्ट में हमने आपको बताया ध्रुव स्वामिनी से, और फिर आता है सेकंड नंबर मिल की नौकरी, जो हमने आपको बताया पर्दा से। पर्दा किसका रचना है दोस्तों? पर्दा दोस्तों यशपाल जी का है। और अब आपका आता है उत्तरा फाल्गुनी, जो ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय जी हैं। उसके बाद फिर आता है 5 नंबर समानांतर कहानी की विशेषताएं बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका आएगा समानांतर कहानी। समानांतर कहानी क्या है दोस्तों? तो समानांतर कहानी के बारे में भी इसकी विशेषताएं लिखनी है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि 1971 के आसपास कमलेश्वर के द्वारा लिखित कहानियों से समानांतर कहानी आंदोलन का परिवर्तन माना जाता है, और समानांतर से उसका तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित कार्य करने का। इसलिए उन्होंने कहानी के क्षेत्र में समाज और जीवन को व्यापक रूप में ग्रहण करते हुए उसकी विभिन्न स्थितियों, विषमताओं एवं विद्रूपताओं को अंकित करने का लक्ष्य घोषित किया है। इसके लगभग 10 अंक प्रकाशित हुए हैं। कौन से हैं? जो इस कहानी के आंदोलन का जो प्रचार है वो सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है, और इसके लगभग 10 अंक प्रकाशित हुए हैं। और इन कहानियों में समय, समाज, राजनीति, चिंताओं, तनावों और सृजनशीलता सीधा रिश्ता कायम करता है। आपातकाल, सेक्स हिंसा, विचारधाराओं की दिशाहीनता, भ्रष्टाचार, मानवद्रोही राजनीति सभी का चित्रण हुआ है। इनकी कहानियाँ न केवल राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्र यानी कि आर्थिक क्षेत्रों के भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता पर तेज टिप्पणियाँ, व्यंग, वक्रोक्तियाँ, खींच, आक्रोश, गुस्सा एवं विद्रोह की मुद्राएं हैं। मानवीय सार्थकता का भी सरोकार सक्रिय है। लेखकों ने अपनी गहरी सामाजिक संस्कृति जागरूकता का एहसास कराया है। लोकतंत्र की भीतरी खोखलापन, कांग्रेसी समाजवाद का ढोंग और छल, पूंजीपतियों से साठगांठ की चरित्रहीनता, जनता, भयंकर शोषण, श्रम का परायापन, आत्मनिर्वासन आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बताइए। इसमें आता है कि संस्मरण और रेखा चित्र में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा सा अंतर है। यदि लेखक व्यक्तित्व चित्रण तक ही स्मृति को सीमित रखता है तो वह रचना रेखा चित्र की श्रेणी में रखी जाएगी। यदि लेखक स्मृतियों से प्रसंग को उभारने का काम करता है तो वह रचना क्या कहती है? संस्मरण कहलाएगी। संस्मरण में पूरा संदर्भ और प्रसंग अर्थवान होता है, लेकिन रेखा चित्र में व्यक्ति चित्रांकन का केंद्र बिंदु होता है। स्मृति एक विशिष्ट प्रकार की संवेदना होती है, और यह संवेदना हमारे नॉस्टैल्जिक बोध को झंकृत कर देता है। संस्मरण से हमारा अतीत बोध से जुड़ा होता है, और अतीत का कोई मूल्यवान क्षण संस्मरण रचने की प्रेरित करता है, और इस संस्मरण में कथा का ताना बाना सच्ची घटनाओं से बुना है। अपनी व्यापकता, संवेदनशीलता और सुंदर कलात्मक शैली के कारण आज हिंदी के समस्त आधुनिक विधाओं में रेखा चित्र ने अपना एक निश्चित स्थान बना लिया है। रेखा चित्र की जो स्मृति में पीड़ा का बोध होता है और इस पीड़ा में बिछुड़ने की संवेदना होती है, वो रेखा चित्र जिसका वर्णन कर रहा है, उससे अलग होने की पीड़ा और दर्द ही उसे रेखा चित्र निर्मित करने की को प्रेरित करता है। श्रेष्ठ रेखा चित्रकार की कीर्तियाँ को पढ़ने पर यह एहसास और तीव्र हो जाता है कि इसमें अतीत के प्रति प्रोत्साहन है और उससे अलग होने की घनी पीड़ा भी है। तो ये आता है आपका क्या था दोस्तों? संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। अब आपका आता है खंडसा। खंडसा में केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 450 शब्दों में देना है। 7वां प्रश्न है
कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। 8 नंबर प्रश्न है कि कहानी की विकास यात्रा को दर्शाइए। फिर आता है 9 नंबर क्वेश्चन कि दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। फिर 10 नंबर को डॉक्टर विद्यानंद निवास मिश्र की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। तो ये आपको दोस्तों हम दो प्रश्न करके अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो दोनों आपको, और टाइम का लोग देखते हैं वो टाइम भी आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं बहुत जल्द ही महामैराथन की क्लास भी चलाने वाला हूं दोस्तों। अच्छे से पढ़िए और आप लोगों को अच्छे से तैयारी भी कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही तक होगा और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे और अगली वीडियो से ज़रूर इंतजार करिए दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहे। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।